नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी जगह है जहां आज घर खरीदने पर आपको वही रेट मिल रहा है जो आज से ठीक 20 साल पहले मिल रहा था। सुनने में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में आज यही हकीकत है। चीन का प्रॉपर्टी मार्केट, जो कभी वहां की सबसे बड़ी ताकत था, आज वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। वहां रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज़्यादा गिर गई है कि इन्वेस्टर्स के सालों की मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इससे क्या लेना देना। दरअसल चीन में जो हो रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है जो ये सोचता है कि रियल एस्टेट में पैसा कभी डूब नहीं सकता। चीन के लोग भी यही मानते थे कि घर खरीदना मतलब गारंटेड प्रॉफिट। लेकिन आज वहाँ का हाल ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, करोड़ों लोगों की वेल्थ पलक झपकते ही खत्म हो गई है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि अब सोशल मीडिया में और इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में भी एक सवाल तेजी से गूंज रहा है, क्या अगला नंबर भारत का है? इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें स्विट्जरलैंड के BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के डेटा को देखना होगा। ये जो संस्था है, ये दुनिया भर के बैंकों के बीच तालमेल बैठाती है और इनके डेटा को IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े संस्थान भी मानते हैं। BIS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन में प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो अपने 2021 के पीक से 40% से भी ज़्यादा टूट चुका है। अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो प्रॉपर्टी की कीमतें गिरकर 2005 के लेवल पर आ गई हैं। मतलब पूरे 20 साल की जो बढ़त थी वो सिर्फ 4 सालों में साफ हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक से हुआ। चीन में पिछले कई सालों से घरों की जो सेल्स है वो घट रही थी और बिना बिके जो घर हैं उनका अंबार लग गया था। आज की डेट में चीन में 39 करोड़ स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई खरीदार नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अनसोल्ड इन्वेंट्री है। हालात इतने खराब हैं कि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड, जो कि रिसेंटली $300 बिलियन के भारी भरकम कर्ज में थी, वो भी अब पूरी तरह से कैलॉप्स हो गई है। उसके बाद कंट्री गार्डन जैसी कंपनियों ने भी डिफॉल्ट कर दिया है और अब वहाँ के जो बैंक हैं वो भी रियल एस्टेट सेक्टर को लोन देने से कतरा रहे हैं। चीन की सरकार ने इसको बचाने के लिए रेट कट किया, सब्सिडी दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दरअसल साल 2020 में चाइना ने 3 रेड लाइंस इस नाम से एक पॉलिसी लागू की थी, जिसका मकसद था कि बिल्डर्स के लिए जो लोन बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, उसको कम करना। लेकिन ये पॉलिसी के रूल इतने स्ट्रिक्ट थे कि डेवलपर के पास कैश की कमी होने लगी, जिससे कि जो प्रोजेक्ट्स थे वो बीच में ही रुक गए। जो घरों के खरीदार थे उनका ट्रस्ट टूट गया। और देखिए, चीन की जो GDP है उसका लगभग 25 से 30% हिस्सा रियल एस्टेट से आता है। इसलिए जब ये सेक्टर डूबा तो पूरी इकोनॉमी मुश्किल में आ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ होने वाला है? क्या यहाँ की भी प्रॉपर्टी का जो गुब्बारा है वो फटने वाला है? अब अगर हम रिपोर्ट को देखें तो इसका सीधा जवाब है फिलहाल तो नहीं। भारत और चीन के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो यह है कि भारत आज भी एक हाउसिंग डिफिशिएंट देश है, यानी कि यहाँ पर घर कम है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। चीन में ज़रूरत से ज़्यादा घर बना दिए गए, लेकिन भारत में आज भी करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं है। और तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है उसकी वजह से घरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दूसरा बड़ा अंतर है हमारी आबादी। भारत के पास यंग पॉपुलेशन है और मिडिल क्लास की जो बढ़ती इनकम है उसकी वजह से घर के जो खरीदार हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं। भारत में अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो एवरेज है वो सिर्फ 15 महीने का है, जो कि एक हेल्दी साइन माना जाता है। भारत में चीन की तरह घोस्ट टाउन्स नहीं हैं, क्योंकि चाइना में अगर आप देखें तो वहाँ तो पूरी बिल्डिंग्स खाली पड़ी है जिसको घोस्ट टाउन्स बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत के मार्केट में भी कुछ ऐसे खतरे दिख रहे हैं जिनको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलोर, ये ऐसे शहर हैं जहां पिछले 2-3 सालों में प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 30 से 50% तक बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि मार्केट अब धीरे धीरे रहने वालों की बजाय इन्वेस्टर्स और सट्टेबाजों के हाथ में जा रहा है। और देखिए, जब डिमांड आर्टिफिशियल होती है तो कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। आज ज़्यादातर जो बड़े बिल्डर्स हैं वो लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्योंकि वहां पर मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन असली ज़रूरत एफोर्डेबल हाउसिंग की है। अगर सिर्फ करोड़ों के ही फ्लैट बनाते रहेंगे और आम आदमी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं। साथ ही रुपया कमज़ोर हो रहा है, AI की वजह से नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है,
तो ऐसे में आने वाले टाइम पर मिडिल क्लास की जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग पावर है, वो कम हो सकती है। तो चीन का जो संकट है वो हमें साफ साफ लर्निंग दे रहा है कि रियल एस्टेट हमेशा ऊपर ही जाएगा। ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकता है। किसी भी मार्केट में अगर अंधाधुंध तेजी और जरूरत से ज़्यादा सप्लाई दिख रही है तो ये हमेशा खतरनाक होती है। भारत के पास अभी भी वक्त है कि वो चीन की जो गलतियां हैं उससे सबक ले और ये पक्का करे कि यहाँ का जो मार्केट है वो सट्टेबाजों के बजाय असली खरीदारों के पास जाए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप रहने के लिए घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि प्रॉपर्टी की लोकेशन और बिल्डर कितना ट्रस्टेड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दूसरों को देखकर या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कहीं पर भी पैसा मत लगाएं। फिलहाल रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के जो दाम हैं जो आसमान छू रहे हैं, क्या वो जायज़ हैं या फिर यहाँ पर भी कोई बबल बन रहा है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।